गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट। उसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कवर कर लिए थे और उसके बाद हमने जो द्रव, ठोस और गैस अवस्था में संरचनात्मक विभिन्नताएं होती है वो पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम द्रवों के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि द्रवों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके कुछ सिद्धांत दिए गए थे। मतलब द्रव को एक तो गैस अवस्था का विस्तारित रूप माना गया और ठोस अवस्था का विस्तारित रूप माना गया, क्योंकि जो द्रव अवस्था होती है वो सॉलिड और लिक्विड के मध्य में आती है। मतलब जो द्रव अवस्था है अपनी वो किसके मीडिएटर में होती है? गैस और ठोस के मीडिएटर में होती है। ठीक है, मतलब द्रवों के कुछ गुण ठोस जैसे भी होते हैं और द्रवों के कुछ गुण गैस जैसे भी होते हैं। इस कारण से द्रवों की संरचना समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जैसे द्रव गैस का विस्तारित रूप है, एक बर्नेल स्कोट का सिद्धांत आता है और द्रवों के लिए आयरिंग की थ्योरी आती है। तो हम एक एक करके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था व गैस अवस्था के मध्य की अवस्था है। अर्थात द्रव में कुछ गुण गैसों के समान व कुछ गुण ठोसों के समान के समान होते हैं। मतलब अपन देखते हैं कि गैस, द्रव और गैस में कुछ भी समानताएं होगी और ठोस और द्रव में कुछ समानताएं होगी। जैसे गैस का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का भी आकार निश्चित नहीं होता। ठोस का आयतन निश्चित होता है तो द्रव का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं तो द्रव भी असंपीड्य होते हैं। गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने का गुण दर्शाती है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने का गुण होता है। लेकिन द्रव क्या होते हैं? द्रवों में भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने का गुण होता है। तो जो द्रव अवस्था होती है वो ठोस व गैस के मध्य की अवस्था होती है। फिर अपन लिखेंगे द्रव की संरचना को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने निम्न सिद्धांत दिए। विभिन्न वैज्ञानिकों ने निम्न सिद्धांत दिए। देखो क्या क्या सिद्धांत दिए। पहला अपने पास सिद्धांत आता है द्रव गैस का
विस्तारित रूप है। ये पहला सिद्धांत है कि गैस और द्रव की अवस्थाएं समान हैं। दूसरा, बर्नेल तथा स्कॉट सिद्धांत। ठीक है, दूसरा ये बर्नेल तथा स्कॉट दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। तीसरा अपने पास आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, द्रवों के लिए आयरिंग सिद्धांत। द्रवों के लिए आयरिक सिद्धांत। तो द्रव की संरचना समझने के लिए, स्ट्रक्चर समझने के लिए अपने पास तीन सिद्धांत है। पहला है अपने पास द्रव गैस का विस्तारित रूप है, दूसरा है बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत है, और तीसरा है आयरिंग का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांतों के आधार पर अपन द्रव की संरचना को पढ़ेंगे। तो अपन एक एक करके एक एक सिद्धांत को लेंगे। तो पहला लेंगे अपन द्रव गैस का विस्तारित रूप है। द्रव गैस का विस्तारित रूप है, ये पहला सिद्धांत है। देखो, गैस को अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पात्र में रखा जा सकता है, उसी प्रकार द्रव को भी किसी भी पात्र में रखा जा सकता है। अब देखो, जब द्रव को किसी पात्र में रखेंगे, मान लो ये अपने पास पात्र है और इसके अंदर द्रव के अणु रखे हुए हैं, अणु परमाणु जो भी हो, ये रखे हुए हैं। ठीक है, अब जब किसी पात्र में द्रव को रखोगे तो वो दीवारें क्या करेगी, इन पर दाब लगाएगी। ये दीवारें, पात्र की दीवारें द्रव के अणुओं पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, और वो दाब क्या होगा, चारों दिशाओं में समान होगा। चारों दिशाओं में क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे ही जब भी किसी गैस को रखा जाता है, किसी गैस को पात्र में रखा जाता है, तब भी उन पे गैस के अणुओं पर समान दिशाओं में समान दाब लगता है, चारों तरफ से समान दाब लगता है, और द्रव में भी चारों तरफ से क्या लगता है, समान दाब लगता है। ठीक है, तो जब भी किसी द्रव को पात्र में रखा जाता है तो पात्र की दीवारें चारों तरफ से समान दाब लगाती है, अर्थात द्रव के प्रत्येक अणु पर समान दिशाओं में क्या लगता है, समान दाब लगता है, जिससे परिणामी दाब क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, गैस की भांति ही द्रव को भी किसी भी पात्र में रखा जा सकता है। पात्र की दीवारें द्रव के अणुओं पर समान रूप से हर दिशा में समान दाब लगाती है, समान दाब लगाती है। जैसे ये पात्र है,
इसमें ये अणु हैं, इन पर क्या होगा, समान दाब लगेगा, चारों तरफ समान दाब लगेगा। चारों तरफ क्या लगेगा, समान दाब लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे फिर नेक्स्ट, पात्र की दीवारें द्रव के अणुओं पर इस प्रकार दाब लगाती है कि द्रव का कुल परिणामी दाब शून्य हो जाए। कुल परिणामी दाब शून्य हो जाए। देखो ये अणु है, इस पर दाब लग रहा है, इस दिशा में भी, 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 इस दिशा में भी। तो ये क्या लगता है, इस प्रकार लगता है कि ये वाला दाब इसको क्रॉस कर दे, ये वाला इसको क्रॉस कर दे, इसको क्रॉस कर दे, इसको क्रॉस कर दे, तो टोटल प्रेशर क्या जाएगा, परिणामी। सारा जोड़ोगे, ऊपर का, नीचे का, दाएं बाएं जितना भी दाब जोड़ोगे तो दाब कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो दाब कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा परिणामी दाब, जो कि गैस के लिए भी होता है। गैस का भी क्या होता है, अणुओं के लिए हर संभव दिशाओं में दाब लगता है और उसका परिणामी दाब शून्य होता है। तो अपन लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि गैस के लिए भी पात्र में परिणामी दाब शून्य होता है। गैस के अणुओं के लिए भी परिणामी दाब क्या होता है, शून्य हो रहा है अपने पास में। द्रव के लिए भी क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि गैस अवस्था और द्रव अवस्था क्या हो रही है, लगभग समान हो रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गैस अवस्था द्रव अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था के विस्तारित रूप में उपस्थित है। ठीक है, क्लास छोड़ो, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट तो अपने पास ये आया कि गैस अवस्था और द्रव अवस्था विस्तारित रूप में है। ठीक है, अब अपने पास में क्या आएगा, अपन बोलेंगे कि क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप पता है कौन सा होता है, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर किसी भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है
उस ताप से ऊपर किसी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो जब गैस द्रव में कन्वर्ट होता है और द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है, सामने आता है एक, तो बोलेंगे क्रांतिक ताप पर द्रव अवस्था व गैस अवस्था का घनत्व समान होता है। क्रांतिक ताप पर गैस अवस्था व द्रव अवस्था का घनत्व क्या हो जाता है, समान हो जाता है। क्योंकि क्रांतिक ताप क्या होता है, वह ताप होता है जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी द्रव की आ रही होगी, मतलब घनत्व क्या हो रहा होगा, समान हो रहा होगा। तो क्रांतिक ताप पर गैस अवस्था व द्रव अवस्था का घनत्व क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसे हम वॉन डेर वाल समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। देखो, जब क्रांतिक ताप होता है तो अपन ने पढ़ा था वॉन डेर वाल समीकरण को, एक तो क्रांतिक ताप दाब व आयतन के रूप में निरूपित किया था, और एक सम्मानित अवस्था समीकरण। सम्मानित अवस्था समीकरण में क्रांतिक स्थिरांक जैसे ए और बी वो नहीं आ रहे थे। क्रांतिक स्थिरांक हेलो, नमस्ते मैम। ओ, अशोक जी ने बात करी होगी ना आपसे? ट्वेंटी 27 को किया है उन्होंने, तो पहले मेरे को 28 का बोल रहे थे। हेलो हेलो, ठीक है। हम इसे वॉन डेर वाल समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि वॉन डेर वाल समीकरण में ए तथा बी स्थिरांकों को अन्य रूप में रूपांतरित किया जाए तो एक नई समीकरण प्राप्त होती है जो कि
द्रव तथा गैस अवस्था पर समान रूप से लागू होती है। देखो यहाँ पर अपन बोल क्या रहे हैं, पहले तो अपन ने बोला था कि जो गैस और द्रव होता है उनको पात्र में रखा जा सकता है, किसी भी पात्र में। तो जो द्रव होता है उसके अणुओं पर जो पात्र की दीवारें दाब लगाती है वो हर संभव दिशाओं में लगाती है। हर संभव दिशाओं में लगाने के कारण उसका क्या हो जाता है, परिणामी दाब शून्य हो जाता है। तो केवल द्रव का कौन सा दाब बचता है, स्थैतिक दाब बचता है, जो ऊंचाई के कारण होता है वो दाब बचता है, पात्र की दीवारों के कारण कोई दाब नहीं लगता है। तो इस प्रकार अपने द्रव और गैस एक समान आ रहे थे। दूसरी बात अपन ने बोली कि जो द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है वो क्रांतिक दाब पर क्या होते हैं, उनके घनत्व समान हो जाते हैं। मतलब गैस और द्रव अवस्था में अंतर नहीं रह जाता है। जब घनत्व ही समान हो गए तो अंतर किस बात का रहेगा। तो जब अंतर नहीं रहता है तो उसके बाद क्या होता है, गैस को द्रव के समान माना जा सकता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए वॉन डेर वाल ने अपनी एक समीकरण दी। ठीक है, वॉन डेर वाल ने क्या करा, अपनी समीकरण में ए और बी को जब अपन ने रूपांतरित किया, ए एक अट्रैक्शन का कांस्टेंट होता है, आकर्षण स्थिरांक होता है, और बी वर्जित अंतराल का स्थिरांक होता है। वो अपन ने गैस स्टेट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, उस वॉन डेर वाल समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखो यहां पे लिखेंगे अपन वॉन डेर वाल समीकरण से। वॉन डेर वाल समीकरण क्या कहती है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी आर टी, ये 1 मोल गैस के लिए समीकरण है। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए समीकरण है। इस समीकरण में दाब, ताप व आयतन मतलब P, T व V के स्थान पर सम्मानित दाब, पाई, सम्मानित आयतन फाई तथा सम्मानित ताप थीटा को प्रयुक्त किया जाए तो देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको ए और बी को हटाना है अपन को यहाँ से, तभी तो सम्मानित रिड्यूस इक्वेशन बनेगी। रिड्यूस मतलब किसी चीज को कम करना, तो ए और बी को हटा रहे हैं। ए और बी को हटाने के लिए हमने जो मेथड लिया था वो गैस स्टेट में पढ़ चुके हैं, वहां से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रांतिक ताप, क्रांतिक आयतन और दाब, इन तीनों के मान रख के इस समीकरण को हम चेंज करेंगे। तो जब चेंज करते हैं तो किस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है, देखो 5 प्लस 3/5 स्क्वायर, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर
3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 थीटा। ये होती है सम्मानित अवस्था की समीकरण, ये होती है सम्मानित अवस्था की समीकरण। गैसियस स्टेट में इसको सोल्व कर चुके हैं कि ये कैसे अपन को प्राप्त होती है। ठीक है, सम्मानित अवस्था समीकरण। तो यहां लिखेंगे उपरोक्त समीकरण सम्मानित गैस समीकरण कहलाती है, जहां पाई बराबर देखो क्या होता है, P अपॉन P रिड्यूस सॉरी PC, फाई बराबर V अपॉन VC तथा थीटा बराबर T अपॉन TC होता है। फाई, P और थीटा ये मान है। ये वाली समीकरण द्रवों पर भी लागू होती है और गैस अवस्था पर भी क्या होती है, लागू होती है। तो अपन लास्ट में फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्रांतिक ताप पर द्रव व गैस अवस्था में कोई अंतर नहीं रह जाता, घनत्व समान होने के कारण रह जाता। अतः गैस व द्रव अवस्था एक समान मानी जा सकती है, एक समान मानी जा सकती है। देखो ये पहला सिद्धांत अपना कंप्लीट हुआ। इस सिद्धांत में सबसे पहले हमने दाब के बारे में बताया, सबसे पहले हमने दाब के बारे में बताया कि जो पात्र की दीवारें होती है वो द्रव के अणुओं पर समान रूप से दाब डालती है, जिससे परिणामी दाब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही गैस के साथ होता है, गैस के अणुओं पर भी क्या लगता है, समान रूप से दाब लगता है, तो परिणामी दाब उनका भी 0 हो जाता है। तो इस कारण गैस अवस्था व द्रव अवस्था समान मानी जा सकती है। दूसरा अपन ने लिखा कि क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक ताप पर द्रव अवस्था व गैस अवस्था का घनत्व क्या हो जाता है, समान हो जाता है। जब घनत्व समान हो गया तो उनमें अंतर बिल्कुल न के बराबर रह जाता है, और अंतर नहीं होता है तो गैस और ठोस को समान माना जा सकता है। इसको समझने के लिए हमने वान डेर वाल्स समीकरण में सम्मानित अवस्था का समीकरण प्रयुक्त किया। सम्मानित अवस्था क्या होती है कि वहां पर जो वान डेर वाल्स स्थिरांक है उनके कारण कुछ विचलन आ जाता है, कुछ कमी आ जाती है वान डेर वाल्स समीकरण में, उसको दूर किया, मतलब ए और बी को वहां से हटाया अपने। हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के फॉर्मूलाज को यूज किया गैसियस स्टेट में। इसको यूज करने पे हमारे पास में ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन से अपने बोला कि ये जो इक्वेशन होती है ये गैस और ठोस दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यहाँ पर जो पाई था वो सम्मानित दाब था, फाई था जो सम्मानित आयतन था, और जो थीटा था वो सम्मानित ताप था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस व द्रव अवस्थाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये पहला सिद्धांत था